किसी बॉडी का इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टाइप का होता है ना। एक इक्विलिब्रियम जो हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और जो दूसरा होता है ये हम लोग रोटेशनल मोशन में यूज करते हैं, ये होता है कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स in every direction should be 0, है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में किसी बॉडी पर हर डायरेक्शन में फोर्स 0 होता है, यानी अगर x डायरेक्शन में कहें तो 0 होता है, y डायरेक्शन में कहें तो भी 0 होता है, और z डायरेक्शन में भी 0 होता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि नेट टॉर्क 0 होता है। इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क अबाउट any axis should be 0। ठीक है, तो चाहे हम x एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालें वो 0 होना चाहिए, y एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे वो भी 0 होना चाहिए, और z एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे वो भी 0 होना चाहिए। तो हर एक्सिस के अबाउट टॉर्क जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर एक एग्जांपल करेंगे जिसमें कि बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सपोज ये एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट से एक रॉड जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो रॉड है इसको हिंज किया गया है ना। ये तो फ्री एंड हो गया, लेकिन यहाँ पर जो लेफ्ट एंड है जो सपोर्ट से जुड़ा है इसको हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर हिंज किया हुआ है। हिंज का मतलब हुआ कि इस पॉइंट के अबाउट रॉड रोटेट कर सकता है, ट्रांसलेट नहीं कर सकता, है ना। तो ये जो सपोर्ट है तो ये सपोर्ट कुछ इस तरह से है। अच्छा, तो रॉड का जो दूसरा एंड है उसको किसी स्ट्रिंग से अटैच किया गया है ना। तो ये स्ट्रिंग हो गया और ये स्ट्रिंग रॉड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये रॉड जो है इसका मास है m, इसका मास है m। तो हमें क्या करना है कि इस रॉड पर लगने वाले फोर्सेज हैं जैसे कि टेंशन हो गया, वेट हो गया और जो हिंज फोर्स हो गया, इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं हमें। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग एंड hinge forces, है ना।
तो ये हमें 2-3 तरह के फोर्सेज निकालने हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन होगा, है ना, इधर टेंशन सपोज है T। अच्छा, हिंज फोर्स ऐसे लगेगा कि इधर से वाल जो है सपोज एक फोर्स लगा रहा होगा NX और ऊपर की तरफ वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा है NY, ठीक। और रॉड के सेंटर ऑफ मास से एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसका वेट mg के इक्वल। तो कुल मिलाकर के ये 4 फोर्सेज हैं और हमें इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं। तो कह सकते हैं कि बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करेंगे, x डायरेक्शन में जो फोर्सेज होंगे उनको ज़ीरो करेंगे। यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि ये x डायरेक्शन है और वर्टिकली अपवर्ड ये y डायरेक्शन है। तो x डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है NX माइनस टेंशन के 2 कंपोनेंट आएंगे, है ना। टेंशन का 2 कंपोनेंट आएगा, एक ऊपर और एक इधर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो है हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा T cos 30 और अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा T sin 30। तो रॉड पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है NX और दूसरा लग रहा है लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव एक्स डायरेक्शन में T cos 30, है ना। और ये कुल मिलाकर होना चाहिए 0, यानी NX इज इक्वल टू T इंटू √3/2। एक इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अगर y डायरेक्शन में देखें तो कह सकते हैं फोर्स इन y डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। तो y डायरेक्शन में ऊपर 2 फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो NY और एक T sin 30 डिग्री, और ये दोनों फोर्सेज मिल करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है mg, इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये फाइनली आएगा NY प्लस T/2 इज इक्वल टू mg। तो ये जो है सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि चूंकि अपने पास अननोन 3 है T, NX और NY, तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए, सोल्व करने के लिए। तो अपने पास 2 इक्वेशन आ गए, एक और थर्ड इक्वेशन चाहिए। और थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। तो बाय रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क अबाउट हिंज शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 करने से पहले तो हम लोग टॉर्क फाइंड करते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि जो 2 हिंज फोर्स है NX और NY, ये फोर्स और NY ये दोनों ही फोर्स हिंज से ही पास कर रहे हैं, हिंज पर ही एक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका टॉर्क हो जाएगा 0, है ना। तो NX और NY का टॉर्क 0 हो गया। अब हम निकालेंगे टॉर्क इसका mg और टेंशन, ये 2 फोर्स रह जाते हैं। तो पहले mg का टॉर्क निकालेंगे। तो mg जो है वो हिंज से L/2 डिस्टेंस पर ये एक्ट कर रहा है ना। तो mg का टॉर्क निकालेंगे, फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन एंड एक्सिस, दैट इज L/2, है ना। तो लाइन ऑफ एक्शन जो हो गया ये, इससे एक्सिस का डिस्टेंस हो गया L/2, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ये mg का जो टॉर्क होगा उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब हम निकालेंगे इसका डायरेक्शन। तो देखेंगे कि अगर mg फोर्स लगाया जाए यहाँ पर मिड पॉइंट पर, तो जो रॉड है हिंज के अबाउट कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा ऐसे। तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो जो उसका डायरेक्शन हो गया टॉर्क का वो एंटी क्लॉकवाइज या इनवर्ड, उसको हम लोग निगेटिव मानते हैं, तो माइनस लिखेंगे। ठीक। अच्छा, अब आते हैं टेंशन के टॉर्क पर। तो जो टेंशन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टेंशन फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये है t sin 30 डिग्री, है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट t sin 30 और एक्सिस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस l के रॉड का जो लेंथ है उसके बराबर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो t sin 30 डिग्री, है ना, ये हो गया परपेंडिकुलर फोर्स इंटू r। r क्या है? रॉड का लेंथ के इक्वल है r। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ड्यू टू टेंशन फोर्स। ठीक। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे। तो चूंकि इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है अगर उसको देखा जाए तो वैसा फोर्स लगाने पर ये जो रॉड है हिंज के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब कि उसका जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड आएगा, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया। ठीक। तो फाइनली इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये होगा mg l/2 प्लस t/2 इंटू l, और ये कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए, है ना। ये कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम से किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क 0 होता है। तो ये हो गया अपना थर्ड इक्वेशन। तो अपने पास 3 अननोन थे, nx, ny और t। तो 3 इक्वेशन चाहिए थे, तीनों इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। ठीक है। तो ये अब तीनों को सोल्व करने से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t का वैल्यू आएगा mg, x डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स आएगा वो आएगा √3mg/2, और y डायरेक्शन में जो हिंज फोर्स आएगा वो होगा mg/2। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक लैडर दिया गया है। लैडर जो है एक वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल फ्लोर के सहारे ये इस तरह से इक्विलिब्रियम में है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस on ladder and friction force if ladder is in equilibrium। है ना, जो लैडर है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक। अच्छा, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये रफ है और वर्टिकल वॉल जो है ये स्मूथ है। ठीक है। तो फ्रिक्शन एक जगह आएगा और 2 नॉर्मल रिएक्शन होंगे, है ना। तो दोनों के नॉर्मल रिएक्शन के वैल्यू पता करने हैं और फ्रिक्शन का भी वैल्यू पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, है ना। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहाँ से एक फोर्स लगेगा mg। अच्छा, एक नॉर्मल लगेगा हॉरिजॉन्टल फ्लोर से कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में,
ऐसे। तो ये सपोज नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसको कहते हैं NY। एक नॉर्मल लगेगा वर्टिकल वॉल से, है ना, ये इसी लैडर पर लगेगा और वो लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये हो गया कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम लोग कह सकते हैं NX। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टली लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में। राइटवर्ड डायरेक्शन में क्यों लगेगा? क्योंकि जो लैडर है उसकी स्लिप होने की टेंडेंसी जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में होगी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस लैडर का इक्विलिब्रियम देखेंगे और इसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो बाय ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नेट फोर्स इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स माइनस NX इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, फ्रिक्शन फोर्स और NX इक्वल होने चाहिए, ये पहला इक्वेशन आया। उसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए और वहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, NY माइनस mg इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स NY इज इक्वल टू mg। तो इसमें से एक नॉर्मल, तो NY पहले से ही आ गया अपना, इसका वैल्यू आ गया mg के इक्वल, है ना। अब दो रह गए NX और F। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अननोन है 3, NX, NY और F, तो इक्वेशन भी 3 चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। तो 2 इक्वेशन अपने पास आ गए हैं और एक थर्ड इक्वेशन चाहिए जो कि हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम से लाएंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, मान लेते हैं ये है पॉइंट A, तो इस पॉइंट A के अबाउट टॉर्क निकाल लेते हैं। टॉर्क ऑन लैडर अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर जो पॉइंट है, पॉइंट A, उसके अबाउट अगर टॉर्क निकालना हो तो क्या देखेंगे कि NY और F दोनों के टॉर्क 0 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं। तो अब हमें किसका निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा NX का टॉर्क और mg का टॉर्क। इसमें हम कह सकते हैं कि लोअर एंड से ये जो मिड पॉइंट है ये डिस्टेंस हो जाएगा L/2, है ना। तो mg का टॉर्क निकालने में ये L/2 हमारी हेल्प करेगा। mg जो है, mg का लाइन ऑफ एक्शन कैसा है, बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। तो mg इंटू इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्सिस से यानी पॉइंट A से कितना डिस्टेंस पर पड़ेगा, तो ये पड़ेगा L cos 37 डिग्री, है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस होगा वो mg का लाइन ऑफ एक्शन से पॉइंट A के बीच का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरह से टॉर्क निकालेंगे mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L cos 37, L cos 37। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखेंगे। चूंकि हम लोग A के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि पॉइंट A पर एक तरह से समझे तो कील ठोका हुआ है और हम mg फोर्स लगा रहे हैं, तो रॉड को कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे ऐसे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं इसलिए माइनस आएगा।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि इनवर्ड, और उसको निगेटिव डायरेक्शन लेते हैं। अब रह गया एक फोर्स NX। तो NX का जो टॉर्क है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NX फोर्स और फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, इसका पॉइंट A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो निकालेंगे तो ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ये कितना आ जाएगा, L sin 37 डिग्री, है ना। तो पॉइंट A यहाँ पर है, और ये भी कह सकते हैं यहाँ से ये भी आएगा उतना ही, L sin 37 डिग्री, लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा L sin 37 डिग्री। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन की बात करें तो A पर, चूंकि ये हमारा एक्सिस है अभी, तो मानेंगे कि A पर हिंज किया हुआ रॉड, और NX फोर्स लगाने से रॉड जो है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है आउटवर्ड टॉर्क या पॉजिटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे, और ये कूल टॉर्क मिल करके होना चाहिए 0। तो ये आ गया थर्ड इक्वेशन, ठीक। तो अब जो है इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको इक्वेशन थर्ड को सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से आएगा -mgl इंटू cos 37 का वैल्यू आएगा 4/5 nx इंटू L sin 37 3/5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें से L/5 है ना, ये L/5 इसमें कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3nx इज इक्वल टू 4mg, मीन्स nx इज इक्वल टू 4mg/3। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल वाला नॉर्मल फोर्स। और ये जैसा कि हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में निकाला है कि फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन एक्स डायरेक्शन में इक्वल होना चाहिए, तो इसलिए ये NX आया और ये F के इक्वल होगा। तो कुल मिलाकर के हमने तीनों फोर्स कैलकुलेट कर लिया, है ना। NY तो हमने पहले ही निकाल लिया था। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जैसे कोई पार्क में स्लाइडर होते हैं, है ना। तो इसमें 2 स्लाइडर हैं जिनको कि एक दूसरे से इस तरह से इंक्लिनेशन पर रखा गया है। ये है प्लेग्राउंड स्लाइडर्स। 2 प्लेग्राउंड स्लाइडर्स को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा गया है, जिसमें ऊपर टॉप पर कोई किड है, देयर इज ए चाइल्ड एट द टॉप विच हैज मास ऑफ 80 kg। मास ऑफ ईच स्लाइडर इज 20 kg। ईच स्लाइडर हैज मास 20 kg। दोनों स्लाइडर को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिंग रॉड लगाया गया है ना। अच्छा, तो हमें इसमें पता करना है कि अगर ये स्लाइडर इक्विलिब्रियम में है तो ग्राउंड से इस स्लाइडर पर कितना नॉर्मल लग रहा होगा, और साथ में कनेक्टिंग रॉड में टेंशन क्या होगा। वी हैव टू फाइंड the normal reaction on 2 sliders by ground. Also find tension in
connecting rod, if the system of slider is in equilibrium। ठीक है। अच्छा, जो टोटल हाइट है स्लाइडर का वो दिया गया है 1 मीटर, और जो कनेक्टिंग रॉड का हाइट है वो दिया गया है 0.5 मीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले बाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से हम लोग क्या देखेंगे कि y डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ 2 फोर्सेज लगेंगे, है ना। दोनों स्लाइडर के पास में एक यहाँ से नॉर्मल आएगा, इस नॉर्मल को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक नॉर्मल जो है इधर आएगा n, और जो दूसरा नॉर्मल आएगा वो भी आएगा n। चूंकि सिमेट्रिक है इसलिए हमने दोनों नॉर्मल इक्वल ले लिए हैं। तो दोनों नॉर्मल हो गए, और इस चाइल्ड का जो वेट है ATG वो नीचे आएगा, दोनों स्लाइडर्स के वेट नीचे आएंगे 20G और 20G। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रहा है 2N, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स लग रहा है ATG प्लस 20G प्लस 20G। इसका मतलब हुआ कि जो नॉर्मल हुआ वो हो गया 60G के इक्वल, मीन्स 600 न्यूटन। तो इतना जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें इस कनेक्टिंग रॉड में टेंशन फाइंड करना है। तो इस रॉड में जो टेंशन लग रहा होगा वो, अगर सिर्फ लेफ्ट वाले स्लाइडर की बात करें तो लेफ्ट वाले स्लाइडर में जो टेंशन फोर्स होगा F, वो राइटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला स्लाइडर है उसका टॉप एंड के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क ऑन लेफ्ट स्लाइडर अबाउट इट्स अपर एंड, है ना। अपर एंड चुनने का फायदा ये है, अपर एंड हमने क्यों सिलेक्ट किया, इसलिए कि अपर एंड पर कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज लग रहे होंगे, है ना। राइट वाला स्लाइडर फोर्स लगा रहा होगा, जो चाइल्ड बैठा है उसका वेट का कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो कुछ फोर्सेज लग रहे होंगे जो हमें पता नहीं है ना। तो उन सारे फोर्सेज का जो अननोन है उनका टॉर्क हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए हमने उसी एंड को जो है एक्सिस मान लिया, क्योंकि वो सारे फोर्सेस उसी एंड पर लग रहे हैं तो उनका टॉर्क वैसे ही 0 हो जाएगा, इसलिए हमने उस एंड को सेलेक्ट किया है। अब उस एंड के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो अपने पास 3 फोर्सेज हैं, एक तो नॉर्मल, एक इस लेफ्ट वाले स्लाइडर का वेट, और एक है कनेक्टिंग रॉड में टेंशन। तो तीनों फोर्स का जो है हम लोग टॉर्क निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क निकालेंगे किसका, टेंशन का, है ना। तो देखेंगे कि इसमें जो टेंशन फोर्स है वो यहाँ से राइट वार्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगा आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस आएगा 0.5 मीटर, क्योंकि टोटल हाइट 1 मीटर दिया गया है इतना, और जो कनेक्टिंग रॉड है
उसका खुद का हाइट 0.5 है, तो ऊपर वाला हाइट भी 0.5 हो जाएगा। तो इस फोर्स का, इस टेंशन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से 0.5 मीटर नीचे है, तो उसका टॉर्क निकालेंगे तो टेंशन फोर्स इनटू 0.5 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो फोर्स है, हमने चूंकि एक्सिस अपर एंड को लिया हुआ है, तो ये मानेंगे कि अपर एंड तो फिक्स्ड है, वहाँ पर कील ठोका हुआ है, और ये एफ फोर्स लगाएंगे तो ये लैडर जो है ऐसे रोटेट करेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव टॉर्क हो गया। अब निकालेंगे हम लोग नॉर्मल का टॉर्क। तो जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल फोर्स इनटू नॉर्मल फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, है ना, एक्सिस से, वो हमें लेना पड़ेगा। ये जो है यहाँ से यहाँ तक का एक्स डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है। तो इस एक्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। हाँ, कुछ ऐसे देख सकते हैं, लैडर जो है, ये है लैडर से ये 60 डिग्री का एंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है, इसमें ये एंगल 60 डिग्री हमें पहले से दिया हुआ है, ये वाला भी 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री दिए हुए हैं। तो इसमें अपर एंड जो है, ये है लैडर का अपर एंड सपोज पॉइंट ए है, लोअर एंड जो है पॉइंट बी, और ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया हमने। तो ये वर्टिकल हाइट जो दिया गया 1 मीटर, और ये हो गया अपना एक्स हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि tan 60 डिग्री आ जाएगा 1/x, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, ये x जो है 1/√3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर n इंटू 1/√3 कर देंगे। अच्छा, इसका जो टॉर्क है, तो एक्सिस अपर एंड पर है और यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये नॉर्मल फोर्स क्या करेगा, इस लैडर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग निगेटिव लेते हैं, इसलिए माइनस लिखेंगे। अब एक तीसरा फोर्स रह गया, इस लैडर का अपना वेट जो कि 20g है ना। तो ये जो वेट है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, है ना। एक्सिस अपर एंड पर है और ये 20g फोर्स लगेगा, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कराएगा। तो इसलिए इसको लेंगे तो पॉजिटिव फोर्स है 20g इनटू इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक्सिस से, तो ये हम देखेंगे कि एग्जैक्टली x/2 आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेट है वो लैडर के बिल्कुल मिड पॉइंट सेट कर रहा है ना। तो अगर ये डिस्टेंस x है, तो जो 20g होगा वो x/2 पर एक्ट कर रहा होगा यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर x/2 यानी कि x/2√3, x का वैल्यू 1/√3 है, तो ये हो गया टॉर्क, है ना। अब ये टॉर्क जो है 0 होना चाहिए, क्योंकि ये जो लैडर है लेफ्ट वाला वो इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो इसमें से हमने पहले n का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है ना। तो आएगा f इंटू 0.5 माइनस n का वैल्यू आया 6/√3 प्लस ये हो जाएगा 100/√3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो f इंटू 0.5 इज इक्वल टू 500/√3
√3। तो इसका मतलब हुआ कि F का वैल्यू आ गया 1000/√3 न्यूटन। तो इस तरह से हमने कनेक्टिंग रॉड में टेंशन फाइंड कर लिया, है ना। तो पहले हमने क्या निकाला, N का वैल्यू निकाला जो कि 600 न्यूटन आया है, और उसके बाद हमने इस F का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कनेक्टिंग रॉड में है। ठीक।